हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे आपको व्युत्क्रम परासरण, स्थिरक्वाथी मिश्रण, विसरण और इसके चैप्टर के जो शेष न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए अपन टॉपिक लगाते हैं व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण, ये जो व्युत्क्रम परासरण है, या इसे अपन प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। प्रतिलोम परासरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिलोम परासरण भी कह सकते हैं, या करके कह देते हैं प्रतिलोम परासरण। चलिए इस तरह से, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज कर देते हैं कि जो परासरण होता है उसके अंतर्गत क्या होता है। परासरण में एक अर्धपारगम्य झिल्ली थी अपन ने। उस अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो सतत सूक्ष्म छिद्रनुमा सीटनुमा संरचना होती है, जिसके अंतर्गत विलायक के कण तो प्रवाहित होते हैं, विलय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानी जाती है, एसपीएम के नाम से जाना गया था। तो इसके अंतर्गत इस अर्धपारगम्य झिल्ली को यदि पात्र के बीचों बीच फिट कर दिया जाए तो पात्र दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ अलग प्रकार का भिन्न सांद्रता वाला विलयन और दूसरी तरफ भिन्न अलग सांद्रता वाला विलयन को ले लिया जाता है। तो इन दोनों के अंतर्गत जब अपन देखते हैं परासरण की क्रिया को, तो विलायक के जो कण होते हैं उसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः एसपीएम झिल्ली द्वारा प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को या प्रक्रम को अपन ने क्या बोला था, परासरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण के अंतर्गत क्या होता है, परासरण के विपरीत क्रिया करनी है। अर्थात अपन ने विलायक के जो कण हैं वो उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित करना होता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ता है इसमें कि जो उच्च सांद्रता वाला विलयन है उस विलयन की सतह पर बाह्य पिस्टन के द्वारा, विलयन की सतह पर बाह्य पिस्टन के द्वारा एक अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है, और इतना दाब लगाना पड़ता है कि उसमें परासरण की क्रिया विपरीत हो जाए। अर्थात विलायक के जो कण हैं वो उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर अथवा शुद्ध विलायक की ओर एसपीएम झिल्ली द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपन व्युत्क्रम या प्रतिलोम परासरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन अब बात करते हैं, तो इस प्रक्रम में उच्च सांद्रता वाले विलयन, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर बाह्य पिस्टन द्वारा परासरण दाब से उच्च दाब लगाया जाता है, जिसके कारण विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता, या ऐसे कह सकते हैं शुद्ध विलायक, जल भी कह सकते हैं, निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम झिल्ली द्वारा प्रवाहित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण।
कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक अपन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये एक आपका पात्र है। इस पात्र को अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया और इसके अंतर्गत अपन ने एसपीएम झिल्ली के द्वारा इस पात्र को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी एसपीएम झिल्ली होती है। इसके अंतर्गत अपन क्या भर देते हैं भैया, उच्च सांद्रता लवणीय या लवणीय विलयन, और इधर है आपका शुद्ध जल या विलायक कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन ने जैसे ही पात्र को सेट किया है तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो लवणीय विलयन है या उच्च सांद्रता वाला जो विलयन है उस तरफ अपन ने क्या कर दिया भैया, बाह्य पिस्टन की सहायता से इतना प्रेशर लगाया कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए, विपरीत हो जाती है। ये कहलाता है आपका बाह्य पिस्टन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके विलायक के कण किधर आएंगे भैया, शुद्ध जल की ओर इस तरह से प्रवाहित हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत से अपन के क्या है, ये आपका जो विलायक है उस विलायक के कण इस तरह से आ जाते हैं। ये अपन का शुद्ध जल आ गया आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत ये डायग्राम होता है। अब ध्यान दीजिए, इस व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग होता है दैनिक जीवन के अंतर्गत, वो है भैया आपका जो उच्च सांद्रता वाला या लवण युक्त जो विलयन होता है, समुद्र का जो जल होता है, उस समुद्र के जल में से लवणों को, साल्टों को पृथक करके, नमक को पृथक करके जो अपन पीने योग्य जल इस प्रक्रिया के द्वारा अपन बना सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का जब प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग होता है, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्र के लवणीय जल को विलवणीकृत, विलवणीकृत का मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य, विलवणीकृत करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, विलवणीकृत। इसी सिद्धांत पर ध्यान दीजिए, प्रतिलोम परासरण जो आपका है इसी पर क्या है आपका आरओ प्लांट या आरओ काम में काम करता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत जो लगाई गई जो एसपीएम झिल्ली है, अर्धपारगम में जो झिल्ली है, इस झिल्ली जो आपकी है वो अत्यधिक कठोर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर अपन परासरण दाब से उच्च दाब लगाते हैं बाह्य पिस्टन की सहायता से। यदि ये एसपीएम झिल्ली अत्यधिक कठोर नहीं होगी तो ये क्या है, इसके फटने का डर रहता है, ये फट जाती है उच्च प्रेशर की वजह से। इसलिए एसपीएम जो झिल्ली होती है वो संश्लेषित झिल्ली होती है। क्या होती है भैया, संश्लेषित झिल्ली होती है, जिसके अंतर्गत सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट इसकी ये बनी होती है। तो प्रतिलोम परासरण के अंतर्गत एसपीएम झिल्ली प्रतिलोम परासरण में, प्रतिलोम परासरण में अत्यधिक कठोर होनी चाहिए, अत्यधिक कठोर होनी चाहिए, जो संश्लेषित के रूप में, संश्लेषित के रूप में सेलुलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, एसीटेट कॉमा सेल्यूलोज नाइट्रेट आदि की
बनी होती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, यदि जो परासरण होता है उस परासरण दाब के अंतर्गत परासरण की जो क्रिया होती है और परासरण में रासायनिक झिल्ली जैसे फिनॉल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आदि की बनी होती है और संश्लेषित जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है भैया? आपकी सेलोफेन की होती है, सेलोफेन की होती है। ये आपका प्रतिलोम परासरण का टॉपिक होता है, और वो है आपका विसरण, डिफ्यूजन। विसरण की जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि परासरण में तो विलायक के कण गति करते हैं, लेकिन जो विसरण की क्रिया होती है उसमें विलेय के कण प्रवाहित या गति करते हैं। ठीक है ना। तो विसरण में क्या होता है? वह प्रक्रम या वह क्रिया जिसमें विलेय के कण, किसके कण भैया? विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कोई एसपीएम झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें विलेय के कण, काय के कण भैया? विलेय के कण उच्च सांद्रता से या उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाता है। ध्यान दें, वह प्रक्रम जिसमें विलेय के कण उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाता है। इसमें एसपीएम झिल्ली प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, एसपीएम इस प्रकार की कोई झिल्ली इसमें काम में नहीं लाई जाती है। जैसे एक कांच के बीकर में, एक कांच का बीकर है, उस कांच के बीकर के अंतर्गत अपन यदि सादा जल ले लेते हैं, ठीक है, और उस सादा जल के अंतर्गत अपन 2-3 क्रिस्टल या टुकड़े, ठीक है ना, क्या डाल दें भैया? उसमें बीकर के पानी के अंतर्गत डाल देते हैं, जो जल से भरा हुआ बीकर है कांच का। तो थोड़े समय बाद अपन क्या देखेंगे कि जो उच्च सांद्रता से जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं, 2-3 कण क्या डाले अपन ने? पोटेशियम परमैंगनेट के KMnO4 के, ताकि उसका रंग अपने को दिखाई दे जाए। ठीक है, तो एक कांच के बीकर के अंतर्गत, ठीक है ना, जल से भरे बीकर में अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल डाल दिए। थोड़े समय बाद अपन क्या देखते हैं कि संपूर्ण कांच के पात्र के जो जल है, उस जल का विलयन जो है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। बैंगनी रंग का क्यों हुआ? क्योंकि जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण थे वो अपने आप स्वतः ही उच्च सांद्रता से धीरे धीरे संपूर्ण पात्र के अंतर्गत फैल गए। इसलिए उच्च सांद्रता से कहाँ गए भैया? निम्न सांद्रता की ओर चले जाते हैं विलेय के कण। किसके? विलेय के कण। इसलिए इसको क्या बोला जाता है भैया? विसरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे थे? एक कांच के बीकर या एक कांच के
जल से भरे बीकर में 2-3 क्रिस्टल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के डाल देते हैं तो कुछ समय बाद KMnO4 कुछ समय बाद संपूर्ण जल, ऐसे कर लो, संपूर्ण बीकर का जल बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि KMnO4 के कण कौन है भैया? KMnO4 विलेय। KMnO4 के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। अब निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण विलयन का रंग कैसा हो गया? संपूर्ण विलयन का रंग बैंगनी रंग हो जाता है। ये कहलाता है आपका भैया क्या? विसरण। ध्यान दीजिए, विसरण और परासरण के अंतर्गत एक मोटा सा अंतर यदि मान बताएं तो उसके अंतर्गत परासरण में क्या बताया था? विलायक के कण गति करते हैं, जबकि इसमें विलेय के कण गति करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि परासरण की प्रक्रिया के अंतर्गत SPM झिल्ली का उपयोग होता है, जबकि विसरण के अंतर्गत इस प्रकार की कोई झिल्ली का या कोई झिल्ली प्रयुक्त तो नहीं होती है। ओके, तो ये अपन परासरण और विसरण के अंतर्गत अंतर बता सकते हैं, दो छोटे छोटे से इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ अंतर के रूप में, परासरण नोट डाल के कर देते हैं बात, परासरण एवं विसरण में अंतर का पहला पॉइंट इस तरह से लिख देते हैं थोड़ा सा। परासरण में SPM झिल्ली प्रयुक्त होती है, जबकि विसरण में नहीं। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा इसी तरह से कि जो परासरण में है, परासरण में विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय के कण गति करते हैं। ठीक है, और एक तीसरा अंतर निकालना चाहें तो तीसरा अंतर क्या है कि परासरण के अंतर्गत जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। परासरण की क्रिया में परासरण में विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है तीसरा? परासरण में विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपन, और वो है भैया आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण।
स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, कितने भैया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका संगठन स्थिर रहते हुए एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, एक ही ताप पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन स्थिर रहते हुए एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन स्थिर रहते हुए एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब अपन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दें तो एक मिश्रण बन गया, ठीक है। अब उस मिश्रण का संगठन कैसा रहेगा, स्थिर। तो संगठन स्थिर रहते हुए एक ही ताप पर बॉयल हो जाए, आश्रित हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण हुआ करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला क्या है भैया, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका मतलब क्या हुआ, क्वथनांक कैसा होगा, निम्न। इसको अपन उच्च वाष्पदाबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया, उच्च वाष्पदाबी या अधिकतम वाष्पदाब के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतम वाष्पदाबी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, उच्च वाष्पदाबी। ध्यान दें, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिनके बॉइलिंग ताप से कम ताप पर मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है। दोनों जो अवयव हैं मिश्रण में, उस मिश्रण के दोनों अवयवों से कम ताप पर या कम क्वथनांक पर ही मिश्रण बॉयल हो जाता है। निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाता है या कम होता है। ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाता है या क्वथनांकों से, ऐसे कर लो, क्वथनांकों से कम हो जाता है, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ध्यान दें, जब क्वथनांक भैया मिश्रण का कम हो गया अवयवों से, तो वो कम ताप पर बॉयल हो रहा है, ध्यान दें। और जब कम ताप पर बॉयल होगा पदार्थ तो उसका वाष्पदाब अधिक हो जाता है, इसलिए नाम दे रखा है अधिकतम वाष्पदाबी।
ठीक है ना। जब वाष्प दाब अधिक हो जाता है तो अपन ने इस प्रकार के जो अनादर्श विलयन बताए थे वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मिश्रण ऐसे लिख दें, इस प्रकार के मिश्रण का वाष्प दाब अधिक हो जाता है, इसलिए इसे अधिकतम वाष्पदाबी, इसलिए इसे अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण भी कहते हैं। इस प्रकार का मिश्रण धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। कैसे होते भैया? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। जैसे 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 जल प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3, 2 एग्जाम्पल ले लो इसके, ठीक है। दूसरा होता है भैया आपका उच्चतम क्वथनांकी, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसको जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो निम्न वाष्पदाबी भी कहेंगे, निम्नतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो इसमें उच्चतम क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जो मिश्रण है उस मिश्रण में उपस्थित अवयव जो हैं उन अवयवों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उसका वाष्पदाब कैसा हो जाएगा? घट जाएगा, उच्च ताप पर बॉयल होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक हो जाता है, अवयवों के क्वथनांकों से अधिक हो जाता है, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। अर्थात इस प्रकार का मिश्रण उच्च ताप पर उबलता है, जिसके कारण मिश्रण का वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब से कम हो जाता है। फलस्वरूप इसे निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण भी कहते हैं। अब इस प्रकार का जो मिश्रण होगा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का बनता है। इस प्रकार के मिश्रण या विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, इस प्रकार के मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। जैसे अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले 2 उदाहरण दे दो। जल प्लस आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड,
जल प्लस H2SO4, एसीटोन प्लस आपका क्लोरोफॉर्म। ये कुछ आपके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ले लेते हैं, जिसमें पहला एक न्यूमेरिकल आ रहा है न्यूमेरिकल 4% यूरिया विलयन, 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन के साथ समपरासरी है। 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन के साथ समपरासरी है, तो कार्बनिक यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अपन ने परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के बताए थे। समपरासरी विलयन, जो इस न्यूमेरिकल के अंतर्गत शब्द लिखा हुआ है, समपरासरी विलयन। दूसरा था आपका अल्पपरासरी, और तीसरा बताया था अतिपरासरी। तो 3 प्रकार के विलयन बताए थे। हम बात करने जा रहे हैं पहले प्रकार के विलयन, जिसका नाम था समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन का मतलब था कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब कैसा बताया था, समान होता है, अर्थात π1 = π2 बताया था। तो उस स्थिति के अंतर्गत विलयनों की सांद्रताएं C1 और C2 भी कैसे बताई थी, समान बताई थी। इसलिए पहले बात करते हैं वो वाला अपन फॉर्मूला, वहां से इसके लिए अपन यूज करेंगे। तो अपन को क्या दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है यूरिया विलयन का 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब है कि यूरिया जो आपका है उसमें यूरिया विलेय पदार्थ का जो ग्राम मात्रा है, द्रव्यमान है, वो 4 ग्राम है। और विलयन का आयतन कितना माना जाएगा, 100 ml। आयतन कितना होगा, ये परसेंट है, 100 ml विलयन माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दिया हुआ है यूरिया का द्रव्यमान। ठीक है ना, W यूरिया कह दीजिए = कितना हो गया भैया, 4 ग्राम। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है भैया, V यूरिया के लिए है, वो होगा आपका 100 ml। इससे बात आती है, अब कार्बनिक यौगिक जो A है वो कितनी सांद्रता का है, 12% का है। तो यहाँ आएगा कार्बनिक यौगिक A का द्रव्यमान, तो WA कह दें इसको, कितना है, 12 ग्राम। और कार्बनिक यौगिक A का आयतन कितना होगा भैया, VA, ये हो जाएगा आप लोगों को 100 ml। ठीक है, अब यूरिया का अपन को चाहिए अणुभार। तो यूरिया का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट M यूरिया, यूरिया का सूत्र कितना होता है भैया, NH2CO NH2 सूत्र होता है। परमाणु भारों के बीजगणित योग को कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। तो 14 दूनी 28, 28 और 4 कितने हो गए भैया, 32, 32 और कार्बन का 12 कितना हो गया, 44, 44 और ऑक्सीजन का 16 = कितना हो गया, 60 ग्राम। अब अपन को कार्बनिक यौगिक का अणुभार चाहिए, तो भैया कार्बनिक यौगिक
ए का अणुभार अपने को निकालना है, Ma अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समपराशरी विलयनों का परासरण दाब कैसा होता है? समान। समान होता है, समान होता है। इसलिए पाई यूरिया इक्वल टू क्या बन गया? पाई ए, कार्बनिक युग का परासरण दाब। ठीक है, तो ये परासरण दाब हो गया आपका यूरिया के लिए। अब परासरण दाब का सूत्र क्या होता है भैया? परासरण दाब का सूत्र होता है आप लोगों का पाई वी इक्वल टू NRT। पाई वी इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ से हो जाएगा परासरण दाब पाई इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पाई इक्वल टू होता है या पाई वी इक्वल टू होता है NRT, तो पाई इक्वल टू निकाल दो, इसलिए यहाँ पर अपन बी का भाग लगा दें। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, ये हो गया आपका N/V और ये हो गया आपका RT, ऊपर आएगा सॉरी RT इक्वल टू क्या हो गया? NRT बटे क्या हो गया आपका V। ये A के लिए है, ये यूरिया के लिए है। तो यहाँ अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मोल संख्या तो दे नहीं रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है। N इक्वल टू क्या होता है भैया? N इक्वल टू W/M। तो यहाँ अपन लगा देते हैं W यूरिया RT बटे कितना हो गया? V, और ये हो गया आपका M यूरिया। ठीक है, इक्वल टू WA इंटू RT बटे कितना हो गया? MA इंटू B। ये आपका A के लिए है, ये आपका यूरिया के लिए है। तो ध्यान दीजिए RT से RT कट जाएगा और ये यूरिया भी लेना, तो W भी कितना है इसका? 4 ग्राम बटे M कितना है? 60, V कितना है? 100 इक्वल टू कितना हुआ? 12 बटे MA ज्ञात करना है इंटू आपका 100। 100 से 100 हटा दो, तो MA इक्वल टू कितना हो गया? 60 इंटू 12 बटे 4, 4 तिया 12, और ये कितना हो गया? 180 ग्राम। MA कितना आया भैया? 180 ग्राम। अतः कार्बनिक यौगिक का अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल होगा। ये आपका आंसर होगा। 10% W/W क्या मात्रा दे रखी है? 10% W/W दे रखा है। जलीय H2SO4, जलीय H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 10% W/W से क्या मतलब हुआ? ये नहीं पता चलता है, दिया हुआ है 10% W/W H2SO4 का विलयन दिया हुआ है भैया। तो भैया इसमें विलेय H2SO4 जलीय विलयन है, जल क्या है? ब्लैक। तो विलेय H2SO4 का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा भैया? WA ये हो गया आपका 10 ग्राम। ठीक है, विलायक कौन है? जल। जल का द्रव्यमान, ठीक है ना? परसेंट का मतलब 100 से है, 100 में से 10 गया कितना बचा? 90। WB कितना हुआ भैया? 90 ग्राम। 90 ग्राम हो गया। ठीक है, H2SO4 का अणुभार निकाल दीजिएगा। H2SO4 यानी विलेय
का अणुभार कितना आएगा भैया, mb। ये होता है आपका 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोललता ज्ञात करनी है। मोललता क्या होती है भैया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या। किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक की मात्रा अपन को 90 ग्राम दे रखी है, अतः है विलयन की मोललता स्मॉल m इजिकल टू क्या होता है, WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। ये किस में वैल्यू होगी भैया, ग्राम में। WB कितना है, WB सॉरी विलेय है, WB आएगा यहाँ पर, WB ये WA होगा विलायक। तो WB कितना आएगा, 10 ग्राम बटे आपका 98 इंटू 90 इंटू आपका 1000। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब 1000 बटे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका भैया 1000 बटे 9 8 72, 7 9 नाम 81 और 7 कितने हो गए भैया, 88, 882। ठीक है, तो 882 को इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 882 हो गया। तो ये हो गया आपका 1000 में से 882, ये हो गया आपका 8 1 1 1000, तो ये भी आपका 1 882, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 2 1 0, 8 2 16, 8 3 24। तो ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1.13 आ जाएगा इसका वैल्यू लगभग, ये आपका होगा। तो 10% W बटे W जलीय विलयन की मोललता कितना निकल गया भैया, 1.13। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं थर्ड। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर, ये L है लीटर, ठीक है ना, 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है भैया, विलेय है। ठीक है, 1.26 ग्राम क्या है, प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 10⁻³ बार पाया गया है। 2.57 10⁻³ बार पाया गया है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है अपन को, परासरण दाब दे रखा है, अणुसंख्य गुणधर्म ध्यान दीजिएगा। तो अणुसंख्य गुणधर्म जब परासरण दाब आपको दे रखा है तो इस परासरण दाब की सहायता से, परासरण दाब के सूत्र की सहायता से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है विलयन का आयतन कितना है, 0.2 लीटर। विलयन का आयतन V 0.2 लीटर दिया हुआ है। विलेय प्रोटीन का द्रव्यमान WB कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। T कितना दे रखा है, ताप भैया आप लोगों को 300 केल्विन में डायरेक्ट दे रखा है। परासरण दाब कितना दे रखा है, परासरण दाब पाई 2.57 10⁻³ बार है आपका। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान
यानी एम भी आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एम बी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया आपका डब्ल्यू बी इंटू आर टी बटे पाई वी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अपन मान लगा देते हैं। तो एम बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है भैया आप लोगों को 1.26 ग्राम। आर कितना है, गैस स्थिरांक है 0.0821 इंटू टी 300 केल्विन है। यहाँ आर का मान लिख सकते हैं, आर इजिकल टू गैस स्थिरांक है 0.0821 लीटर बार प्रति केल्विन प्रति मोल, ये वैल्यू होती है आपकी। पाई परासरण दाब कितना दे रखा है 2.57 10⁻³ बार। और भैया वी आयतन कितना दे रखा है आप लोगों का 0.2 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं इनका भैया। तो 126 इंटू ये हो गया, ऊपर 4 है 257, तो ये हट ही गया। 821 इंटू 300 बटे कितना हुआ, 1 0 यहाँ है, इंटू 2 कर देते हैं पहले, 10⁻³ भी लगा देते हैं। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट 3 पॉइंट बचे, तो इस पर 1 2 3 0 यहाँ पर लगा दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पूरा की पूरा, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल में। तो ये अपन का पूरा की पूरा कैंसिल हो गया भैया यहाँ से। तो 2 से काट देते हैं 6 और ये 63 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तीन से काटते हैं तो 3, 8 से 24, 1 नहीं कटेगा, तो ये तो मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा। 63 इंटू 821 बटे कितना हो गया 257। वैल्यू ज़्यादा आएगी भैया, वैल्यू आ रही है लगभग वो 58-83 ग्राम पर मोल निकल के आएगा। तो प्रोटीन का जो आपका मोलर द्रव्यमान है वो 5800 लगभग 83 के समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन लीजिए, और वो क्वेश्चन क्या है, यूरिया NH2CO NH2 KCl पोटेशियम क्लोराइड K2SO4 एवं K3FeCN6 के सममोलर विलयन। कहने का मतलब सममोलर विलयन मतलब इनकी सांद्रता कैसे समान है, सममोलर विलयन है। तो यदि विलयन कैसा हो 100% हो, तो इन विलयनों के क्वथनांक एवं हिमांक की क्या प्रवृत्ति रहेगी। प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि इनके क्वथनांक अथवा हिमांकों के मान में वृद्धि या कमी कैसे होगी, किस तरह से इनके मानों में परिवर्तन आएगा, किसका इसमें से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया है NH2CO NH2 एक आपका सहसंयोजक प्रकृति का यौगिक है, KCl है K2SO4 है और K3FeCN6 है।
के सम मोलर विलयन है, सांद्रता समान है, 1 m मान लीजिए, 0.1 m मान लीजिए, कितना भी इसका अपन मान सकते हैं। तो इन विलयनों के क्वथनांक और हिमांक के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों आपके जो गुण हैं वो एक अणुसंख्य गुण है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की बात है। ये दोनों के दोनों गुण कैसे भैया, ये दोनों की दोनों जो गुण हैं वो एक अणुसंख्य गुण हैं, और अणुसंख्य जो गुण हुआ करते हैं वो भैया विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या मोल संख्या पर क्या है, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा देखेंगे कि क्वथनांक एवं हिमांक दोनों की दोनों जो हैं वो अणुसंख्य गुण हैं। तो इस तरह से अपन इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर देते हैं इसके, विलयन के क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक एवं हिमांक अणुसंख्य गुण है जो विलयन में उपस्थित विलेय की मोल संख्या या क्या कह सकते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। कणों की संख्या जितनी ज़्यादा, क्वथनांक उतना ही अधिक। कणों की संख्या जितनी ज़्यादा, हिमांक में अवनमन उतना ही कम हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, समानुपाती होते हैं चूंकि यूरिया एक सहसंयोजक यौगिक है, यौगिक जो विलयन में आयनित या संगुणित नहीं होता है। इसलिए इसके कणों की संख्या 1 होगी और KCl वियोजित होकर, कैसे वियोजित होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस वियोजित होकर दो कणों में या मोलों में अपघटित होता है। K2SO4 इजिकल टू 2K प्लस प्लस SO4 3 मोल बनते हैं या 3 कण हो जाते हैं, और K3FeCN6 इजिकल टू 3K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 3 में कितने हो गए भैया, 4 मोल प्राप्त होते हैं। कितने मोल हो गए, 4 मोल प्राप्त हो गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कणों की संख्या कैसा होता है, समानुपाती। इसलिए जिसमें कणों की संख्या अधिक उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जिस विलयन में कणों की संख्या अधिक होगी उसका क्वथनांक में उन्नयन उतना ही अधिक हो जाता है। अतः क्वथनांक में उन्नयन
का क्रम इस तरह से रहेगा। सबसे ज़्यादा क्रम किसका रहेगा? देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें 4 कण हो गए थे, तो ये हो गया क्रम क्या होगा? NH2CO NH2, उसके बाद KCl K2SO4 और K3FeCN6। इसका क्वथनांक उन्नयन सबसे ज़्यादा होगा और इसका क्वथनांक उन्नयन सबसे कम होगा। इसी प्रकार से क्वथनांक में जो उन्नयन सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया? इसका। तो हिमांक में अवनमन भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसी का होगा, क्योंकि कणों की संख्या के समानुपाती है, तो कणों की संख्या के समानुपाती, तो हिमांक में अवनमन सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसी का होगा। इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन भी इसी क्रम में होगा, क्योंकि बिलियन में जितने कण या मोल, कण या मोल अधिक प्राप्त होते हैं, उसका हिमांक में अवनमन उतना ही अधिक होगा। अतः हिमांक में अवनमन का क्रम NH2CO NH2, KCl K2SO4 और K3FeCN6, यही क्रम होगा इसका। ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और वो है भैया, निम्नलिखित यौगिकों को उनके वांट हॉफ गुणांक के बढ़ते क्रम में, वांट हॉफ गुणांक I बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब वो यौगिक कौन कौन से दे रखे भैया? HCl पूर्ण वियोजित 100%, इस तरह से लिख रखा है। K4FeCN6 इसका क्या कर रखा है भैया? 50% वियोजन। ठीक है, 50% वियोजन। AlCl3 पूर्ण वियोजित, और एक दे रखा है एवं C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। कैसा है? दो गुना संगुणित हो रहा है भैया, ये संगुणित। ध्यान दीजिए, वांट हॉफ गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब अपन ने असामान्य मोलर द्रव्यमान की व्याख्या की गई थी, वांट हॉफ गुण नामक वैज्ञानिक ने 1890 के अंतर्गत इसकी व्याख्या किया था, तो उसके अंतर्गत अपन ने आई वांट हॉफ गुणांक I इक्वल टू दिया था कि वियोजन के पश्चात या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या बताई थी। वहां पर इनके अनुपात से अपन देते हैं, इसलिए जब यहाँ पर वियोजन होगा तो आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 50% वियोजन है तो कणों की संख्या जितनी होगी उसका आधा कर लेंगे, यहाँ पर इसका पूर्ण वियोजन कर देंगे। इसी प्रकार से इसका क्या कर देंगे भैया? संगुणन कर देंगे। संगुणन करने पर कणों की संख्या क्या हो जाती है? कम ही हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर देते हैं, चूंकि वांट हॉफ गुणांक I का मान
आई का मान जो है वो किसके आधार पर दिया जाता है भैया? कणों की संख्या। आई का मान वियोजन या संगुणन के आधार पर दिया जाता है, जिसके कारण NaCl Na+Cl- इजिकल टू 2 मोल। तो इसका मतलब I इजिकल टू कितना हुआ? 2। ठीक है, इसलिए I इजिकल टू कितना होगा? 2। यहाँ पर K4FeCN6 50% वियोजन होगा तो 4K + FeCN6 4 और 1 कितने हो गए भैया? 5 मोल का आधा कर लो, इसलिए I इजिकल टू कितना होगा? 5/2 इजिकल टू 2.5। 50% वियोजन है। ठीक है, और AlCl3 कितना है भैया? AlCl3 के लिए Al + 3 Cl- कितने हो गए भैया? 4 मोल हो गए, 4 मोल, इसलिए I इजिकल टू कितना होगा? 4। और एक है आपका बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ये संगुणित हो रहा है, इजिकल टू क्या हो गया? C6H5COOH का होल ट्वाइस। कितना हो गया? 1/2 मोल, आधा मोल हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो I का मान कितना हो गया? 1/2। ठीक है ना? तो वन टॉप गुणांक के बढ़ते क्रम में, तो ये आप लोगों ने वन टॉप गुणांक के वैल्यू इधर देख लिया है। जिसका मान ज़्यादा है उसका मान सबसे अंत में हो जाएगा बढ़ते क्रम में, सबसे कम वैल्यू का पहले आ जाएगा। इसलिए I के मान के आधार पर इन यौगिकों का क्रम C6H5COOH, उसके बाद ये आधा है भैया, ये कितना है? 2। तो उसके बाद आएगा NaCl, उसके बाद आएगा 2.5 वाला K4FeCN6, और उसके बाद आएगा भैया आपका AlCl3। ये क्रम रहेगा इनका। ओके, इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।